हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर 7 होने वाला है प्रॉब्लम्स पे, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। जो डिस्कशन हुआ था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेआरएफ के अंदर और जेस्ट और टिफर के अंदर, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में ही करवा दिए थे, अब ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं। तो क्या देगा आपको? A block B of mass m is quickly placed on an inclined plane P, which makes an angle theta with the horizontal chord C, which is rigidly fixed. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The chord stays stationary. कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये एंगल कह रहे थीटा है, यहाँ एक ब्लॉक है, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। इफ द व्हेन द कार्ट, ये कार्ट है कोई, ठीक है, जिसके ऊपर इसको रखा हुआ है, व्हेन द कार्ट स्टेज स्टेशनरी ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। इफ द कार्ट सी इज मूविंग व्हेन कार्ट, ये तो केस है जब कार्ट स्टेशनरी है, ठीक है। अब क्या होगा? इफ द कार्ट सी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, अब ये मूव करने लग गया। अब ये जो कार्ट है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा ही है, ये ब्लॉक इधर पड़ा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, इस ए की मिनिमम वैल्यू बताओ आप, फॉर विच ब्लॉक रिमेन स्टैटिक, मतलब ये जो आपका ब्लॉक है वो स्टैटिक रहना चाहिए। देखो, जब वो स्टेशनरी था तो ब्लॉक नीचे गिर रहा था, क्योंकि जो इधर वाला फोर्स का कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा इस टाइम। अब क्या हो रहा है? जब ये कार्ट चलने लग गया ए एक्सेलरेशन से, तो देखो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, इस पे सूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? जो भी इसका मास होगा m टाइम्स दिस एक्सेलरेशन है। इस पीछे की फोर्स के कारण ये अब स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि इसने कहा है इस केस के अंदर जब कार्ट मूव कर रहा है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, रिमेन्स स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो भी फोर्सेस इसको आपस में लग रहे हैं वो बैलेंस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बार बनाते हैं, फिर देखते हैं इधर क्या होता है। तो अपने को एक इस मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। देखो एम जी ये रहा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एम जी कोस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा होगा। इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा म्यू एन, और एन कितना होगा? ये, यानी कि एन इक्वल है किसके? एम जी कोस थीटा के, और जो एम जी साइन थीटा है वो ग्रेटर है इस म्यू एन से, तभी ब्लॉक नीचे जा रहा है। अब क्या होगा? जब ये मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, एम जी तो वही सेम इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एम जी कोस थीटा है, ये एम जी साइन थीटा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन, एन क्या है? इधर है। अब इस बाकी ये सारे फोर्सेस तो वही है, बस एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे इस मास टाइम एक्सेलरेशन के। देखो ये एंगल भी थीटा होगा, देखो इसके बीच में और इसके बीच में थीटा है, तो ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इनके बीच में भी थीटा होगा। अब इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इधर एम ए कोस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट एम ए साइन थीटा। अब क्या होगा? जो ये वाला फोर्स है पहले तो ग्रेटर था इस म्यू एन से, तो वो नीचे जा रहा था ब्लॉक, अब ये बैलेंस कर देगा इसको। तो उस ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये ब्लॉक क्या रहे? स्टैटिक, मूव ना करे। मूव ना करे तो ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बस कंपोनेंट्स को क्या करना है? इक्वेट करना है, और उसके बाद सोल्व करना है। सोल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर बना लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन कर ही लोगे। एन को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। इस एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? तभी तो वो स्टैटिक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इक्वल है।
वो इक्वल है म्यू टाइम्स एन प्लस एम ए कोस थीटा। अब बस एन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू एन की वैल्यू कितना है, एम जी कोस थीटा, यानी कि म्यू एम जी कोस थीटा प्लस म्यू एम ए साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा। ये किसके इक्वल है, अपने एम जी साइन थीटा के। अब अपने को क्या निकाला, ए, तो ए वाली टर्म को इकट्ठे कर लो इनको, और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, कितना आएगा, एम जी कॉमन ले रहा हूं मैं, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, इधर लेके आ गया मैं, माइनस कर दिया। इनमें से क्या करो, एम ए कॉमन ले लो, एम ए कॉमन लोगे तो कितना आएगा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, तो अपना एक्सेलरेशन ए कितना आ रहा है, जी मल्टीप्लाई दिस साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय दिस कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब आंसर साइन कोस में ना देके उसने टेन थीटा में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, कोस थीटा से, साइन बाय कोस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा बाय कोस थीटा म्यू, यहां डिवाइड करोगे कोस थीटा को कोस थीटा से तो 1, और यहां का आएगा म्यू टेन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट के अंदर। तो एक बार ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो सोल्व तो सभी कर लेंगे, बट इस फ्री बॉडी डायग्राम में ही ध्यान देना है कि स्यूडो फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो पीछे की तरफ लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, और ये थीटा एंगल है तो ये थीटा होगा कि देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है, तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा, अपना थीटा। सिमिलरली ये थीटा, बस कंपोनेंट्स को इक्वल करना है और आंसर आ जाएगा। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। एक जस्ट 2018 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दे रखे थे ना चारों, वो गलत थे, चारों ही ऑप्शन गलत थे, तो वो उन्होंने बोनस मार्क्स दे दिया उसके लिए। लेकिन हर बार गलत आएगा ये जरूरी थोड़ी है, अपन उसको सही कर सकते हैं ना, तो अपन ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लेट्स लर्न फिजिक्स जेआरएफ के नाम से ही है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर देता हूँ मैं, जो भी करवाएंगे या करवाने वाले हैं वो शेयर कर देता हूँ उस पे, तो आप ज्वाइन कर लेना उसको। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, जस्ट 2018 का क्वेश्चन है ये। अ ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है एम। अब चाहे आप इधर बना लो थीटा इंक्लाइंड प्लेन, इधर बना लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स mg is applied to the block, horizontal force mg अप्लाई किया, horizontal force जो किसके इक्वल है, mg, इसके इक्वल है। इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको म्यू दिया हुआ है, द रेंज ऑफ थीटा, थीटा की रेंज बताओ, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब थीटा की क्या रेंज होगी। देखो हो सकता है थीटा कम हो तभी भी वो स्टेशनरी है, थीटा कम होगा तभी वो स्टेशनरी है। थीटा अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जाने में मुश्किल है क्योंकि वो फिर नीचे आएगा, तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू थीटा की वो निकालनी है जिसके लिए स्टेबल है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये स्टेशनरी रहेगा। तो देखो कंपोनेंट्स बनाने हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम का मेन यही तो होता है कि अपन को कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूं, mg तो ये लग रहा नीचे, बस ये ध्यान से समझना है, उसके बाद थीटा आ जाएगा। मैं इसमें मेरे को निकालनी है थीटा की रेंज। जब भी थीटा की रेंज आ जाए या किसी चीज की रेंज आ जाए इस फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में, तो एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन को एक बार आप करना कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है,
तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। एक बार इस तरीके से सॉल्व करना कि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ये जब दो केस बनेंगे तब अपनी थीटा की रेंज आएगी। देखो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन बढ़ता जाएगा, तो जो नीचे की तरफ फोर्स है वो बढ़ेगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ये तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। जब थीटा कम होगा तब क्या होगा, ये ब्लॉक यहां पर है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो ये इधर मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसीलिए दो इसमें केस बनते हैं। मैं एक बार करूंगा कि नीचे मोशन कर रहा है, ये मोशन कर नहीं रहा क्योंकि बैलेंस कर दे रहा है फ्रिक्शन उसको, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन पूछी है ना उसने। अब देखो इस पे फोर्सेस क्या हैं, ये आपका थीटा, तो आपका ये mg cos थीटा, ये आपका mg का साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये रही। अब ये भी फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है m टाइम्स g। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, देखो ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बना रहा होगा, तो ये mg का cos थीटा और ये mg का sin थीटा। मेरे को लगता है सारे बना दिए मैंने, नहीं फ्रिक्शन वाला रह गया, वो एक बार मैंने जानबूझ के छोड़ा। देखो एक बार मैं मान रहा हूं मोशन नीचे की तरफ हो रही है, मोशन नीचे की तरफ, मोशन डाउनवर्ड्स, इफ मोशन डाउनवर्ड्स मतलब मोशन नहीं हो रही, वो टेंड करेगा नीचे की तरफ मूव करने को, नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा बट उसको करने नहीं देगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, म्यू एन। नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। अब सारे फोर्सेस मैंने लिख दिए हैं। अब अपन को इक्वेशन को बैलेंस करना है, एन बैलेंस करना है किसको, mg कॉमन ले लेता हूं मैं, cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। यहां का तो बैलेंस हो गया क्योंकि स्टैटिक है तो हॉरिजॉन्टल में भी कोई मोशन नहीं होगा, वर्टिकल में भी नहीं होगा। ये म्यू एन बैलेंस कर रहा है, म्यू एन प्लस mg cos थीटा बैलेंस करेगा mg sin थीटा को, mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा प्लस म्यू एन। अब आपको एन की वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। सेकंड केस देखो क्या है, इफ मोशन इज अपवर्ड। अब अगर अपवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहां आएगा, डाउनवर्ड। फ्रिक्शन कहां आएगा, डाउनवर्ड, यानी कि ये वाली जो चीज है वो आपकी यहां चली जाएगी। मतलब ये ब्लॉक चाहेगा कि मैं ऊपर की तरफ मूव करूं, जब ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो सेकंड केस अपना क्या बनेगा, यहां से एक थीटा की वैल्यू आएगी और एक यहां से थीटा की वैल्यू आएगी। इफ मोशन डाउनवर्ड्स, इफ मोशन डाउनवर्ड्स तो केस हो गया ना, इफ मोशन अपवर्ड, अगर मोशन अपवर्ड होगा तो क्या होगा, तो जो म्यू एन नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो एन बैलेंस कर रहा है किसको, mg cos थीटा को, ये तो सेम है, cos थीटा प्लस sin थीटा। बट इस बार देखो mg sin थीटा प्लस म्यू एन, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, ये बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। वहां अपोजिट था, mg sin थीटा बैलेंस कर रहा था mg cos थीटा प्लस म्यू एन, क्योंकि म्यू एन ऊपर था, इस बार म्यू एन नीचे है तो यहां ऐड हो गया। तो इतना ही डिफरेंस है। इन दो केसेस के कारण अपने पास थीटा की दो वैल्यूज आएंगी और वही अपनी रेंज होगी। एक बार फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। mg cos थीटा प्लस म्यू एन कितना है, mg cos थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा, यही आएगा, म्यू mg sin थीटा। ठीक है, अब क्या करो, sin थीटा वाले इकट्ठे कर लो, cos थीटा वाले इकट्ठे कर लो, तभी tan थीटा बनेगा और tan इनवर्स कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। sin थीटा तो ये इधर ले आओ, mg sin थीटा कॉमन 1 माइनस म्यू, यहां mg cos थीटा कॉमन, यहां आ गया 1 प्लस म्यू,
तो mg से mg कैंसिल हो गया, tan थीटा कितना आ गया 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू। ठीक है, अब अपन यहां सोल्व कर लेते हैं। यहां सोल्व करोगे तो कैसे आएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू एन ये रहा म्यू mg कोस थीटा प्लस म्यू mg साइन थीटा इक्वल है mg कोस थीटा के। अब वापस वही साइन थीटा वाले इकट्ठे कर लो और कोस थीटा वाले इकट्ठे कर लो, साइन थीटा। तो यहां देखो ये म्यू mg सारे साइन थीटा कैसे हुए, साइन थीटा म्यू mg कोस थीटा म्यू mg साइन थीटा, यहाँ mg कोस थीटा है ना, क्योंकि दो कोस वाले आएंगे दो साइन वाले आएंगे, मैंने यहाँ 3 साइन वाले आ गए थे तो गलती पता लग जाती है। ऐसे कोस वाले इकट्ठे कर लो और साइन वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है mg साइन थीटा 1 प्लस म्यू इक्वल आ रहा है mg कोस थीटा के, mg कोस थीटा इधर इसको ले आओ 1 माइनस म्यू, तो mg से mg कैंसिल tan थीटा, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। मतलब एक बार देखो 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, बस इतना ही डिफरेंस आया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ये थीटा की रेंज होगी। अब ऑप्शंस जो दे रखे थे वो सारे गलत से थे। उसने एक रेंज दी हुई है tan थीटा की माइनस म्यू से म्यू, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें tan थीटा की रेंज पता है 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू से 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर ये दे रखा हो, इसलिए ये बोनस मार्क्स था और जस्ट 2018 में आया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आगे फिर से आ सकता है जिसमें आपको रेंज निकालनी हो। जब आपको हमेशा ये बात याद रखना कि उसके अंदर एक बार मोशन ब्लॉक की अपवर्ड करना, एक बार डाउनवर्ड करना। इससे आपके पास दो तरीके के फ्रिक्शन आ जाएंगे, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। तो फिर दो इक्वेशंस बनेंगी, उनसे आप रेंज निकालोगे थीटा की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आया हुआ था जस्ट 2018 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स, और ये टिफल के अंदर पूछते हैं इन लैडर प्रॉब्लम्स को, तो ये डिस्कस करेंगे अब। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा उस लैडर प्रॉब्लम के लिए। देखो क्या दिया हुआ है, एक लैडर जिसका मास m है वो लीन कर रही है अगेंस्ट ए वॉल शोन इन द फिगर बिलो। यानी कि आपको एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये एक लैडर है जिसका मास कितना है m, वो लीन कर रही है अगेंस्ट ए वॉल एज शोन इन द फिगर। मास m इज हैंग फ्रॉम द मिडल। इस मिडल पॉइंट से, इसका जो लैडर का मिडल पॉइंट होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सारा मास वहीं कंसंट्रेटेड होगा। यानी कि मैं मान सकता हूँ सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है। अब यहां से एक मास हैंग की है जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है, द वॉल एंड द ग्राउंड है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब ये जो कोफिशिएंट एंड द फ्रिक्शन है वो कितना दिया हुआ है आपको म्यू, वॉल के बीच में और इस लैडर के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है म्यू। व्हाट इज द एंगल अल्फा बिलो विच लैडर कैन नॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमें इस एंगल अल्फा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके बिलो अपना ये जो लैडर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला। देखो इसमें एक कंसेप्ट आपको टॉर्क का बताना था, वो मेरे को लगता है आपको पता ही होगा बेसिक। तो टॉर्क R क्रॉस F होता है, R का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है F के साथ। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से अपन देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अपन को देखना है किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए ये जो अपनी लैडर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि ये यहां से मूव नहीं करेगी। वैसे क्या होना चाहिए था, ये ऐसे धीरे 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 नीचे आ जाएगी, ऐसे टर्न होके नीचे आ जाएगी। तो ये टर्न नहीं होना चाहती, ये क्या चाहती है ऐसे नीचे होना। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, म्यू टाइम्स n1। इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो तभी आपको समझ आएगा कि फ्रिक्शन कहां से आ रहा है। देखो ये लैडर क्या करेगी, ऐसे नीचे गिरना चाहेगी, मतलब इधर जाना चाहेगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ म्यू n1 मान लेते हैं
नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड इस पे लगा रहा है। ये टोटल मास कितना नीचे लगा रहा है ग्रेविटी पे, m प्लस एम जी। अभी मैं सारे फोर्सेस देख रहा हूं कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, और यहां पे देखो, यहां पे वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इधर की तरफ, इसको मैं n2 ले लेता हूं, ठीक है। यहां जैसे ग्राउंड इस पे n1 लगा रही है तो यहाँ वॉल इस पे n2 लगाएगी। अब ये नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन इधर आ रहा है, यहां से देखोगे तो ये नीचे आ रही है, ये चीज देखो नीचे आ रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। और किसके इक्वल आएगा, म्यू टाइम्स दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज गिवन बाय n2। इसको हमने n2 माना है। तो मेरे को लगता है अब मैंने सारे फोर्सेस लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5। जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगा रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन वॉल लगा रही है, जो ये m प्लस एम जी नीचे लग रहा है, और 2 अपने फ्रिक्शन के फोर्सेज आ गए। अब सारे फोर्सेज आने के बाद अपन को क्या करना होता है, उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में इक्वेट करने होते हैं। बट इस केस के अंदर एक नई चीज और लगती है, ऐड हो जाती है। देखो यहां क्या हो रहा है, रोटेशन, लैडर का रोटेशन। तो रोटेशनल मैकेनिक्स के केस के अंदर टॉर्क क्वांटिटी और ऐड हो जाती है एक, ठीक है। और टॉर्क क्या होती है, आर क्रॉस एफ, यानी कि अबाउट ए गिवन पॉइंट एफ का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड, अपना ये जो रूल है स्क्रू रूल, ठीक है, थंब रूल। तो इसके डायरेक्शन देनी है। अब मैं मान लेता हूं ये वाला जो पॉइंट है, इस पे सारा मास ये कंसंट्रेटेड है। अब आप किसी भी पॉइंट पे टॉर्क लगा सकते हो, किसी भी पॉइंट पे। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये मूव नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है। तो अपन को किस पॉइंट के अबाउट लगाना चाहिए, थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करो। आर क्रॉस एफ, उस पॉइंट के अबाउट अपने को लगाना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो। जैसे कि ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, किधर, एक इधर। इस पॉइंट पे देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो अपन इसी को ही ओरिजिन ले लेते हैं, इसी को ही ओरिजिन ले लेते हैं। तो अपने 2 फोर्स का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि तो अगर मैं उस पॉइंट को अपना ओरिजिन ले लूं जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो, तो वहां टॉर्क हो जाएगा जीरो। क्यों, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी कि अगर मान लो ये आपका ओरिजिन है, यहां आपका कुछ फोर्स लग रहा है और ये आपका आर वेक्टर है, यही होता है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ, आर एफ एंड द एंगल बिटवीन द टू साइन थीटा। अब अगर मैं इसी को ओरिजिन मान लूं, तो इस फोर्स की ओरिजिन से कोई डिस्टेंस ही नहीं हुई, ये चीज ही नहीं हुई, ये चीज ही नहीं हुई, तो टॉर्क जीरो हो गया। तो अपने पास 3 पॉइंट है, या तो मैं इस पॉइंट के अबाउट लगा लूं, या इस पॉइंट के अबाउट लगा लूं, या इस पॉइंट के अबाउट लगा लूं। तो मैक्सिमम यहाँ 2 लग रहे हैं, यहाँ 1 लग रहा है, यहाँ 2 लग रहे हैं। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, 2 वाले को। मान लेता हूं मैंने इसको प्रेफर किया और इसके अबाउट मैंने देखा टॉर्क जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, उसी अल्फा की वैल्यू निकालनी है ताकि रोटेट ना करे। तो रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क जीरो। अब टॉर्क जीरो, टॉर्क लिखो, इस 2 फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि मैंने इसी को ओरिजिन ले लिया। अब इसका देखो, m प्लस एम जी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। और इस लेटर की लेंथ मैं मान लेता हूं 2l है, इस लेटर की लेंथ 2l मान लेता हूं, तो ये l हो जाएगा और ये l हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये l और ये l। अब देखो इस l का कोस अल्फा ये है, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल कोस अल्फा। टॉर्क के अंदर जो देखते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल कोस अल्फा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, m प्लस एम जी एल कोस अल्फा। अब देखो टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, अपने को r क्रॉस एफ से उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। r किधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। f किधर है, नीचे की तरफ, r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ दिख रहा होगा, ये r है, f नीचे है, r क्रॉस f इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स यू। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो जो ये इनटू द बोर्ड वाली डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम यू नेगेटिव हो जाएगी। देख लेते हैं। अब इन 2 का निकाल के और देख लो, n2 इधर लग रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली,
इस ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये कितनी है, ये पूरी 2l है, ये 2l का कोस अल्फा है, ये 2l का साइन अल्फा है, यानी कि जो अपने पास मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा n2 2l साइन अल्फा। अब साइन देख लेते हैं, साइन देखना भी जरूरी है अपने को। r किधर है, इधर की तरफ, r किधर है, इधर की तरफ। देखो ये n2 फोर्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इधर n2 है, ये r है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l sin अल्फा, ये 2l का कोस अल्फा, ये 2l का sin अल्फा, ये भी 2l का sin अल्फा। r ये रहा, फोर्स ये रहा, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, और अंदर की डायरेक्शन को क्या लिया मैंने, नेगेटिव। ये देखना पड़ेगा बस, इसमें एक यही इक्वेशन है जो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व करा देगी। अब देखो म्यू n2 फोर्स, देखो म्यू n2 फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ये वाला, यानी कि 2l कोस अल्फा, ये रहा फोर्स, ये रहा r, ये रहा r, ये रहा f, r क्रॉस f, r क्रॉस f इनटू, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2l कोस अल्फा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये कितनी, ये डिस्टेंस है, ये 2l का कोस अल्फा डिस्टेंस है, 2l का कोस अल्फा, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, म्यू n2 से, म्यू n2 से। तो मुझे क्या करना है, और टॉर्क कितनी है मेरी 0, तो मैं क्या करता हूं, इनको इधर ले आता हूं, 2l n2 कॉमन आ गया, 2l n2 साइन अल्फा प्लस इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, 2l n2 म्यू कोस अल्फा, किसके इक्वल आ गया, ये m प्लस m जी l कोस अल्फा। तो l तो कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, n2 को गायब, n2 को गायब करने के लिए बस एक और इक्वेशन देख लो, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स को मैच करवा दो। n1 ऊपर की तरफ लग रहा है, म्यू n2 ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि n1 प्लस म्यू n2, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, m प्लस एम जी, ये बैलेंस कर रहा है किसको, m प्लस एम जी को। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी हॉरिजॉन्टल, ये तो हो गया वर्टिकल वाला, अब हॉरिजॉन्टल वाला देख लो, इधर लग रहा है म्यू n1, इधर लग रहा है n2, तो n2 बैलेंस करेगा किसको, म्यू n1 को, म्यू n1 इधर, n2 इधर, तो n2 बैलेंस करेगा म्यू n1 को, और n1 बैलेंस कर गया, n1 प्लस म्यू n2 बैलेंस कर गया m प्लस mg को। तो अब यहां से n2 की वैल्यू रखनी है, तो n2 की वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स n1, और n1 की वैल्यू कितनी है, ये यहां करो, ऐसे करो, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, n2 की वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स n1, n2 की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, n1 प्लस n2 कितना है, म्यू टाइम्स n1, यानी कि म्यू स्क्वायर n1 किसके इक्वल आ रहा है, m प्लस एम जी। दिख रहा होगा आपको ये यहां तक, ठीक है। तो अब n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस म्यू स्क्वायर m प्लस एम जी। अपन को वैल्यू किसकी रखनी है, n2 की, n2 की वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स n1, यानी कि म्यू से इधर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n2 आ जाएगा, म्यू टाइम्स n1, म्यू टाइम्स n1, तो n1 कितना आएगा, देखो n1 अपने पास आएगा m प्लस एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये n1 आ गया। n1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं म्यू से, तो ये क्या बन जाएगा, n2, तो ये अपना n2 बन गया, क्योंकि n2 किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स n1। बस अब इस n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस चीज के अंदर तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और एक बार फिर से वीडियो को देखने की कोशिश करना, तो जरूर समझ आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर, खुद से ट्राई करोगे जरूर समझ आएगा। n2 की वैल्यू कितनी है, म्यू m प्लस एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ कितना है, साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 म्यू स्क्वायर m प्लस एम जी कोस अल्फा। अब कोस अल्फा वाले इकट्ठे कर लो, साइन अल्फा वाले इकट्ठे कर लो, आंसर आ जाएगा m प्लस एम
जी कोस अल्फा। तो देखो m प्लस एम जी तो सब में से ही आ रहा है, कट गया, m प्लस एम जी, एम प्लस एम जी, एम प्लस एम जी। कोस अल्फा वाले इकट्ठे कर लो, साइन अल्फा वाले पड़े रहने दो। तो ये आ रहा है अपने पास 2 म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा। यहाँ कितना आ जाएगा कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या कर रहा हूँ उधर लेके जा रहा हूँ, तो कोस अल्फा कॉमन 1 माइनस दिस 2 म्यू स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा वहां लिख देते हैं रब करके। तो ये कितना आ रहा है कोस अल्फा, एलसीएम 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस म्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दिस साइन अल्फा 2 म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर गया, tan अल्फा कितना आ गया साइन बाय कोस 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 म्यू, और कोट अल्फा कितना आ गया 2 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर। अब जो भी ऑप्शन दे रखा हो वो अपन टिक कर देंगे। इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है कोट अल्फा 2 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो आपको बस इसके अंदर यही ध्यान रखना है, लैडर प्रॉब्लम्स के अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो तो बनाना ही है, ठीक है। वहां से इक्वेशन आएगी एक, वो तो यूज करनी है। बस एक टॉर्क वाली इक्वेशन और एक्स्ट्रा बनती है इसके अंदर, और वो बनानी है अपन को आर क्रॉस एफ से। डायरेक्शन देखनी है कौन सी, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो। मैंने बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, बाहर की डायरेक्शन को नेगेटिव, अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात याद रखना, उस पॉइंट पे टॉर्क ले लेना जिसके ऊपर ज्यादा फोर्सेज हो। इससे क्या होगा, आपको कम निकालनी पड़ेगी टर्म्स। मान लो आप इधर ओरिजिन ले लेते तो आपको इसके अबाउट तो टॉर्क 0 हो जाता, इसका m प्लस एम जी का, बट इसके अबाउट इसका 2, इसका 4, ये आपको 4 लिखने पड़ते, लेकिन यहाँ 3 लिखने पड़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। वो आया हुआ है टिफर के अंदर, टिफर के अंदर आया हुआ है वो क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टिफर 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म लैडर जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 12, एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 12, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 12। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी L, और ये भी कितनी होगी L। इसका मास कितना दिया हुआ है स्मॉल m, सारा का सारा मास इधर होगा। लीन्स अगेंस्ट ए वॉल इन ए वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल थीटा, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। टू द हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज रफ, यानी कि फ्लोर आपको रफ दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। A person of mass capital M stands on the ladder at a distance d from its base, मतलब इसके बेस पॉइंट से एक पर्सन है वो खड़ा है इस लैडर के ऊपर, इसका मास कितना है कैपिटल M, कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है d डिस्टेंस पे खड़ा है बेस से। इफ द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, ये तो आपको फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, वॉल इज फ्रिक्शनलेस, ये ग्राउंड है ये वॉल है, वॉल फ्रिक्शनलेस है, तो यहां फ्रिक्शन नहीं है, लिख देता हूं म्यू 0, याद रहेगा, वरना यहां पे भी अपन म्यू एल लगा देंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस डी मैक्स ऑफ द लैडर कैन रीच, ठीक है। आपको पूछ रहा है, देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लैडर दी हुई है जिसकी लेंथ 12 है, इसका मास m है, तो सेंटर ऑफ मास इधर होगा L डिस्टेंस पे। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है इसके बीच में, और ये फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है, और एक पर्सन है जिसका मास कैपिटल M है, वो d डिस्टेंस पे खड़ा है। अब ये कितना ऊपर चढ़ सकता है मैक्सिमम, यानी कि ये जो d है वो कितना मैक्सिमम होगा फ्रॉम इट्स बेस, कि ये लैडर स्टैटिक रहे, हिले ना। क्योंकि देखो ये लैडर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये लैडर है, इसके ऊपर अगर कोई पर्सन चढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा फ्रिक्शन, ये जो नीचे की तरफ गिरने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स तो लिमिटिंग है, उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम है। जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगी वो गिर जाएगा, लैडर गिर जाएगा। इसीलिए तो अपने को पकड़ना पड़ता है लैडर को, किसी को अगर कोई चढ़ता है तो इसके केस में क्या होगा,
अपन को वही डी मैक्स निकालना है। तो वही पहले तो सारे फोर्सेस निकालो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से, कौन से कहां लग रहे हैं, और उसके बाद टॉर्क वाली इक्वेशन लगानी है। तो फोर्सेस देखो, अब ये थोड़ा यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बनेगा, एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। लैडर को सिंपली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। लैडर का सेंटर ऑफ मास ये रहा m, ये नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। ये लेंथ वगैरह मैं नहीं बना रहा, ठीक है, इससे डायग्राम सही नहीं बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया अपन को। ये यहाँ पे पर्सन खड़ा है, पर्सन का मास m होगा, ये mg नीचे लग रहा होगा, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ये डिस्टेंस d दी हुई है, वही निकालनी है। और फोर्सेस देखो, ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n1। अब ये जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा लैडर गिरेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, जो कि होगा म्यू n1। ये वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इधर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इधर की तरफ n2, वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इधर की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि म्यू 0 है। तो मेरे ख्याल से सारे फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, mg m प्लस mg इधर नीचे की तरफ लग रहा है, और म्यू n1 इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि रोटेट होगी तो फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ। अब देख लो, n1 ऊपर की डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में कौन से फोर्सेज हैं, n1 बैलेंस कर रहा है mg प्लस mg, यानी कि m प्लस mg, ठीक है। n2 इधर की तरफ, म्यू n1 इधर की तरफ, n2 बैलेंस कर रहा है किसको, म्यू n1 को, और n1 की वैल्यू कितनी है दिस, यानी कि म्यू m प्लस mg n2, n2 भी आ गया, n1 भी आ गया। अब क्या लगाना है, टॉर्क, टॉर्क लगा दो। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाऊं, कितने फोर्सेज हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, और इस पॉइंट के अबाउट एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3, एक ये रहा, 4, 5, 5 है भाई। देखो, एक mg 2, तीसरा एक कैपिटल mg 3, ये नॉर्मल रिएक्शन 4, और ये फ्रिक्शन 5। मैक्सिमम देखो इस पॉइंट के ऊपर 2 है, एक n1 एक म्यू n1, मैं इसी को ओरिजिन ले रहा हूं। इसके अबाउट टॉर्क लूंगा 0, क्योंकि मेरे को तो अपना केस इजी करना है, सोल्व करना। इसके को मैंने ओरिजिन ले लिया, इसके अबाउट म्यू n1 का टॉर्क और n1 का टॉर्क 0। अब बचा m प्लस mg, ये डिस्टेंस कितनी है, d, वही तो निकालनी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, l। तो ये d का कोस थीटा, ये तो कर ही लोगे, इतना तो d का कोस थीटा दिख ही रहा होगा, इतना वैसे दिख भी ना रहा, पता ही है ये d है, ये थीटा है, तो ये d का कोस थीटा है। तो इस फोर्स का और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस ओरिजिन से, d कोस थीटा, यानी कि ये जो mg है उसका है d कोस थीटा। अब डायरेक्शन देख लो, एक को पॉजिटिव ले लो, देखो r इधर, f इधर, r क्रॉस f बाहर की तरफ, मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी। अब इस mg पे चलो, ये mg नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी, l का कोस थीटा, mg नीचे, r इधर, r क्रॉस f, ये भी बाहर की तरफ, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा, छोटा mg l का कोस थीटा, क्योंकि ये अपन को d है, d निकालना है, और ये अपने l है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। अब एक क्या बचा, ये n2, n2 किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, एक्सटेंड कर देता हूं इसको, n2 इधर की तरफ। तो इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, यानी कि ये 2l का कोस थीटा, ये 2l का साइन थीटा, ये 2l का साइन थीटा, 2l का साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, n2 से। डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव के नेगेटिव, r ये रहा, r ये रहा, f ये रहा, r क्रॉस f, अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया तो नेगेटिव। ये अपना टॉर्क है, वो टॉर्क किसके इक्वल है, 0 के। तो n2 को इधर ले आता हूं, 2l n2 साइन थीटा इक्वल टू दिस, देख लो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, m प्लस m, नहीं, g कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, g कोस थीटा, तो g यहां बचेगा md प्लस यहां बचेगा ml। n2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये रही,
N2 की वैल्यू वेरी 2L, N2 वैल्यू म्यू m प्लस m g साइन थीटा इक्वल टू g कोस थीटा md प्लस ml। क्या निकालना है? tan थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, g को g से काट देता हूँ, इसको लेता हूँ tan थीटा और इसको ले देता हूँ डिवाइड में md प्लस ml। नहीं, tan थीटा नहीं निकालना, d निकालना है ना, d मैक्स, d मैक्स निकालना है। तो d को एक तरफ लेके आओ, क्या बनेगा? ये बन रहा है 2 म्यू एल m प्लस m। कोस थीटा को डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है? md प्लस ml। d निकालना है, इसको माइनस ले जाओ इधर, इसको माइनस ले आओ इधर, तो md किसके इक्वल आ जाएगा? 2 म्यू l m प्लस m tan थीटा माइनस दिस स्मॉल m इंटू l। d निकालना है तो m को डिवाइड कर देते हैं, m को डिवाइड कर देते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? l कॉमन आ रहा है, l कॉमन आ गया तो ये आ गया 2 म्यू, इसको डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस m बाय m tan थीटा माइनस l कॉमन ले लिया तो इधर आ गया m बाय m। तो आंसर अपना कुछ यूनिफॉर्म में दिया हुआ है, l कॉमन लेके ये, वरना ये भी दे रखा था होता तो अपन ये आंसर कर देते। देख लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा ऑप्शन है। टिफर 2014 का क्वेश्चन है ये। 2 म्यू 1 प्लस m बाय m tan थीटा माइनस m बाय m मल्टीप्लाई में l। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट। तो ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कर रहा, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए टॉर्क वाली इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम, बस ये दो चीजें सही बननी चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, टॉर्क वाली इक्वेशन में डायरेक्शन देख लेना, और ओरिजिन कौन सा चूज करना है ये आपकी मर्जी है। इस पॉइंट को इस पॉइंट को लिया तो 2 जीरो हो गए, अगर मैं इस पॉइंट को लेता तो इसके अबाउट जीरो हो जाता, 1 2 3 4 बचते, लेकिन मुझे तो कम से कम लिखने हैं तो मैंने उसको ले लिया। फिर डिस्टेंस देख लेना, r किधर लग रहा है, f किधर लगना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन देख लेना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेना, और फ्री बॉडी डायग्राम तो आप बना ही लोगे। कि टेंडेंसी है लैडर की ऐसे स्लिप करने की, ऐसे स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है, लेकिन स्लिप कर नहीं रहा, इसका मतलब ये वाला फोर्स बैलेंस कर देगा इधर के फोर्स को, और ऊपर वाला फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा, तभी वो स्टैटिक में है लैडर। तो बस यही क्वेश्चन था, इतना ही था। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, दो, एक बनी टॉर्क की, इन 3 इक्वेशन से सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया सारे। मतलब ये क्वेश्चन इतने से के अंदर कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं लैडर प्रॉब्लम्स के, जेआरएफ के अंदर तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट टिफर और जेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको ये फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन के बेसिक प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम्स एंड दिस लैडर प्रॉब्लम्स इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।